EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में अगेन डिस्कशन है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर और हमारा अगेन डिस्कशन इसी पे ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ डिफ़ेक्ट्स की, क्योंकि देखें हर चीज़ के कुछ ना कोई डिफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इनके भी मॉडल के कुछ डिफ़ेक्ट्स मौजूद हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डिफ़ेक्ट नहीं है, ये यूँ कहना चाहिए कि इनकी कुछ कमियाँ रह गई थी इनके मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से हम इन्हें समझते हैं। जैसे हम वीकनेसेस कहते हैं, इसी तरह हम इसको डिफ़ेक्ट समझ लेते हैं कि ये इनके मॉडल के थे। बेसिकली जब इन्होंने एवोल्यूशनरी थ्योरी को पेश किया, रेवोल्यूशनरी थ्योरी को पेश किया, तो उसमें कुछ चीज़ें ये भूल गए या कुछ चीज़ें वादे करना रह गई इनसे। यानी जब उन्होंने स्टडी सही से नहीं किया तो उस वजह से कुछ ना कुछ देखा गया कि उनकी जो कमज़ोरियाँ थीं वो मौजूद थीं उनकी थ्योरी के अंदर। उस थ्योरी को जो कमज़ोरियाँ मौजूद थीं उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये किस तरह से डील करता है। इनका सबसे पहला जो फ्लॉ देखा गया, कमज़ोरी देखी गई, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर बात नहीं की। स्टेबिलिटी के ऊपर बात ऐसे नहीं की कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एटम्स के अंदर जो है न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा कि वहाँ पर रिवोल्यूशन किस तरह से हो रही है। अब जब वो रिवोल्यूशन देखने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको पॉइंट आउट किया। हमने कैसे पॉइंट आउट किया, हमने ये चीज़ नोट की कि यार अगर हम यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो ये रिवॉल्व करेगा। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे भी और उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टकराव जारी रहेगा। तो क्या होता है कि अब अगर हम बात करते हैं जो मज़ीद थ्योरीज़ आई, इसके बाद जो थ्योरीज़ आई, उन थ्योरीज़ में ये बताया गया कि एटम जो है वो स्टेबल रहता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी स्टेबल रहते हैं जब वो इस रिवॉल्यूशन के चक्कर में होते हैं। लेकिन उस दौरान वो अपनी एक अंदर से कुछ रेडिएशंस निकालते हैं। बेसिकली रेडिएशंस क्या होती हैं, जो उनको एक दूसरे से रैप्चर होने पर रोकती हैं। वो रेडिएशंस क्या करती हैं, उन रेडिएशंस का किरदार क्या होता है कि वो आपका जो एटम टू एटम रैप्चर होने का सिस्टम है उसको रोक देती हैं। अब यहाँ क्या एक और फ्लॉ देखने को मिला, इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी डिफ़ाइन नहीं किया। स्पेक्ट्रा क्या होता है, बेसिकली जब आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से रेडिएशन रिवॉल्व करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो आपकी जब आपका अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, जो आपने उसके अंदर स्कैटर्ड किया है, वो क्या करता है, जब उसके अंदर से जो चार्ज इमिट हो रहा होता है उस चार्ज की वजह से भी उसे डिफ्लेक्ट किया जाता है और उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ जो है स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट्स करती हैं। तो जो आपके रदरफोर्ड थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, वो इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके पास उन्होंने कहा कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रा बन रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा इसलिए बन रहा है कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर हैं उसके न्यूक्लियस के पास से, तो इसीलिए वहाँ पर जो स्पेसेस एम्प्टी हैं उन एम्प्टी स्पेसेस में से ये लाइंस पास हो रही हैं। बेसिकली ऐसा नहीं था। बेसिकली जो एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे वो अपने अंदर से जो रेडिएशन रिवॉल्व कर रहे थे उसकी वजह से ये स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हो रही थी जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से होती है। स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने प्रिज्म देखा है, प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि जब आप उस पर शेड करते हो तो उसके अंदर लाइट की इमिशन होती है, तो वो उसी तरह से इमिशन हो रही थी। उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इनका फला देखा गया, वो सबसे बड़ा फला ये देखा गया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं बताई गई कि वो न्यूक्लियस के किस तरह से न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। क्योंकि जो हमने बाद में स्टडीज़ की या बाद में स्टडीज़ को देखा उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आए। तो जब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आए तो हमें ये समझ में आ गया कि यार ये जो सिस्टम है ये इस तरह से गवर्न नहीं हो रहा, बल्कि इसको गवर्न करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसको किस तरह से गवर्न किया गया, इसको गवर्न ऐसे किया गया कि आपने इसकी अरेंजमेंट देखी। बाद में जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बाद जो थ्योरी आई उस थ्योरी के अंदर इसकी अरेंजमेंट को देखा गया। इसकी अरेंजमेंट में क्या हुआ कि ये देखा गया कि एटम्स जो थे वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व तो करते थे, लेकिन वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो जो है वो डायरेक्टली मूव कर रहे हो, डायरेक्टली रिवॉल्व कर रहे हो। तो ये जो चीज़ थी ये इनकी एक फ्लॉ बन गई, क्योंकि इन्होंने जो है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन वो रिवॉल्व किस तरह से करते हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती हैं। अब इनका एक और फ्लॉ नज़र आता है, इन्होंने जो है वो
क्वांटम थ्योरी के ऊपर बात नहीं की। क्वांटम थ्योरी से हमने क्या किया, हमने वहाँ फ्रीक्वेंसी निकाली, एटम की फ्रीक्वेंसी निकाली और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मास के साथ उसे मल्टीप्लाई करा, तो हमारी क्वांटिटी आई जिसे हमने क्वांटम कहा। ठीक है, क्वांटम नंबर निकला। अब उस क्वांटम नंबर से हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो इन्होंने इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वहाँ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो जब हमने लेटर जब उसकी डिस्क्रिप्शन को देखा और लेटर डिस्क्रिप्शन हुई, तो हमने ये देखा कि क्वांटम थ्योरी ने उसको बहुत अच्छे से वाज़ेह किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से काउंट किए जाएंगे, उसकी काउंटिंग किस तरह से होगी। फिर अगर हम वहाँ बात कर लेते हैं, वहाँ एक और सिस्टम इस तरह से भी किया गया कि हमने वहाँ पर ये चीज़ नोटिस डाउन की, या हमने ये चीज़ नोट की कि इन्होंने उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन एक तो नहीं दी, दूसरा उसके बाद एनर्जी लेवल जो इमिशन होती थी, एनर्जी लेवल की जो इमिशन होती थी वो भी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड की, तो हमने उसको भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, तो इस वजह से भी इनके एक सिस्टम में फ्लॉ माना जाता है, इसे कसूर समझा जाता है इनका। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो इसमें फ्लॉज ज़रूर हैं, मगर लाजमी नहीं है कि उस फ्लॉज की वजह से हम उसे निगलेक्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस था हमारे लिए और एक बहुत अच्छा एविडेंस साबित हुआ, और एक हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर जैसे कहना चाहिए परसुएशन निकली, हमारी क्लियर परसुएशन निकली कि हम जो है वो समझ पाए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न करेगा, यानी एटम जो है वो किस तरह से रोल करता है, किस तरह से रोल आउट करता है, या किस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो देखें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बेशक बहुत सारी कमज़ोरियां भी होंगी, लेकिन ये अपनी जगह अपना एक मकाम रखता है, उसका एक मकाम है, क्योंकि इससे जो है हमें समझने में आसानी हुई कि एटम के अंदर कोई और चीज़ भी होती है, कोई बॉडीज़ भी होती हैं, उन बॉडीज़ के बारे में मालूम हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने इसके बारे में ये मालूम किया कि जो बॉडीज़ हैं ये बॉडीज़ अपनी 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 सलाहियतों में काम करती हैं, इनकी अपनी सलाहियतें हैं। ठीक है, फिर इस तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवामिल को ऐड किया जिससे हमें समझ में आया कि हमारा जो एटम है उसकी असल हालत क्या है, जो अंदर से उसकी हालत है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिली। फिर उसी को लेकर हमने मज़ीद क्वांटम थ्योरी और नील बोहर एटॉमिक मॉडल और ये तमाम जो मॉडल थे ये उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलाया और वो उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है फॉर केमिस्ट्री।